3, 2, 1। वंदे मातरम, वंदे मातरम। स्वाधीनता एक महोत्सव। वैसे तो देखिए, लॉकडाउन में हमने बहुत सारे उत्सव मनाए, रक्षाबंधन और ईद और जन्माष्टमी और सालगिरह और मैरिज एनिवर्सरी। किसी न किसी बहाने जूम पे या कुछ भी फोन पे हम उत्सव मनाते रहे, पर मेरे ख्याल से सबसे बड़ा महोत्सव है देश का स्वाधीनता एक महोत्सव। क्योंकि इस दिन अगर हमें स्वाधीनता ना मिलती तो ये सारे उत्सव बेकार थे। हमारा जन्म तो उसी दिन हुआ जिस दिन हमारे देश को आज़ादी मिली, नहीं तो हम गुलामी ही रहते और हमारे पास ये हक नहीं होता कि हम अपनी कोई भी उत्सव मना सके। हमारी सुनवाई के सारे लोगों ने, सीनियर्स ने, एक्टर्स ने डिसाइड किया कि अब हम हमेशा, लॉकडाउन हो या ना हो, स्वाधीनता एक महोत्सव को मनाते रहेंगे। मेरे लिए 15 अगस्त एक और भी विशेष दिन इसलिए है क्योंकि आज के दिन हमारे प्रिय एक्टर हंगल साहब की सालगिरह होती है। आज के दिन उनका हम जन्मदिन मनाया करते थे। तो मुझे कहना ये है कि दरअसल 15 अगस्त को वो पैदा नहीं हुए थे। इसके पीछे कहानी, और कहानी ये है कि हंगल साहब जो थे, उन्होंने अंग्रेजों को निकालने के समय जो सारे कलाकार और जो सारे राइटर्स, पोएट, एक विचार रखने वाले लोग थे जो एकता से जुड़े हुए थे, इन लोगों ने एक मुहिम चलाया हुआ था कि अंग्रेजों को निकालना। इस संबंध में उनको जेल भी जाना पड़ा। वो जेल गए। तो जब जेल गए, उसके बाद जब बाहर आए तो इनका पासपोर्ट गायब हो चुका था। तो किसी ने पूछा कि भाई एक हंगल, तुम्हारा जन्मदिन कब होता है? तो उन्होंने कहा ये तो मेरी माँ को भी नहीं आता कि मैं कब पैदा हुआ था, पता नहीं पासपोर्ट था भी कि नहीं था। उन्होंने कहा चलो ठीक है, 15 अगस्त जिसके लिए हमने जान लगाई वही मेरा जन्मदिन है, और वो जन्मदिन मनाती थी। और जब हंगल साहब को याद किया तो ये घर भी मैंने उन्हीं की वजह से लिया था, और बगल की लेन में ही हंगल साहब रहते थे। उन्होंने ही मुझे जीवन का एक तरीका सिखाया था कि जो कुछ भी है सीमित साधनों में रहो और हमेशा ध्यान रखो कि जीवन को अपने में ही रह करके करना है। एक उनका मजेदार किस्सा था जो वो हर बर्थडे पे सुनाते थे। हजारों बार सुनने के बाद भी हम लोग उनसे कहते थे, वो उतने ही चाव से, उतने ही ड्रामेटिक तरीके से बताते थे कि हंगल साहब केक के बारे में बताइए ना, केक के बारे में। तो हंगल साहब कहते थे कि देखो, जब मैं जेल में गया तो मेरी सेल में और क्रांतिकारी तो इधर उधर थे, पर मेरे साथ एक हत्यारा जिसने अपनी वाइफ का कत्ल किया था वो मेरे साथ था। पहले ही मैं डरा हुआ था कि इसके पास विचारधारा तो है नहीं, पर हम उसके दोस्त इसलिए बन गए कि वो एक शेफ था। तो जब भी हम कहते कि भाई ये दाल पतली है, रोटियां मोटी है, भूख लग रही है, हम खाना नहीं खाएंगे, तो कहते थे मैं खाना खिलाऊंगा। तो कहते थे चलो मैं तुम्हें केक खिलाता हूँ। अब हम सोचते केक कैसे खिलाएंगे, तो पंजाबी था, मेरी तो पंजाबी अच्छी नहीं, पर हंगल साहब बड़ी अच्छी तरह, वो केक तक की है। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ मैदा लाओ, फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ मैदा पाओ, फिर थोड़ा सा ਤੁਸੀਂ मस्का डालो, फिर थोड़ी सी ਤੁਸੀਂ शक्कर डालो। और हंगल साहब कहते थे, और सुन सुन के हमारी जो है लाट टपकती थी। फिर वो कहते थे उन्होंने धीरे 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 ਤੁਸੀਂ घोलो, फिर पिस्ता डालो और थोड़ी सी बादाम शदाम डालो, और ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ वो अवन ਦੇ ਵਿੱਚ डालो। अब थोड़ी देर क्रांतिवादी के बारे, देश की आजादी के बारे में सोचो, केक तैयार हो जाएगा। हम लोग लाट टपकाते, उसके बाद जब केक तैयार हो जाता तो वो कहते अब तुसी इंतजार करो, और धीरे से चक्कू से, यानी ये सब कुछ इमेजिनरी है, ख्यालों में धीरे से उसके हंगल साहब कहते हैं एक एक करके पीस करता, फिर कहता ए ले तूपा, ए ले तूपा, और इसी तरह से हमारा पेट भर जाता। ख्याली पुलाव तो सुना होगा, पर ख्याली केक आपने कभी नहीं सुना होगा। ये एक जज्बा होता था, ये जज्बा था कि देश के लिए वो जेल में गए और बातों से पेट भरते थे, अच्छी अच्छी विचारधाराओं से पेट भरते थे, ख्याली केक से पेट भरते थे। खैर, अब जब हम मना ही रहे तो मेरे हाथ एक लग गई आज हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता, जो मैं पढ़ना चाहूंगी। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी है, राखी की शपथ न पूरी है,
जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वे अब तक है खाना बदोश गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू के नाते उनका दुख सुनते यदि तुम्हें लाज आती, हिंदू के नाते उनका दुख सुनते यदि तुम्हें लाज आती, तो सीमा के उस पार चलो, सभ्यता जहां कुचली जाती, इंसान जहां बेचा जाता, ईमान खरीदा जाता है, इस्लाम सिस्कियां भरता है, डॉलर मन में मुस्काता है। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पहनाए जाते हैं, सूखे कंठों से सूखे कंटेंट से जेहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की है काली छाया, पख्तूनों पर, गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया। बस बस इसीलिए तो कहता हूँ, आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो ना जाए, जो पाया उसमें खो ना जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। अब ऐसी जब आप पोएट्री पढ़ते हैं और जब सोचते, तो आपका मन में एक जोश आता, हम सोचते हैं कि आजादी को, स्वाधीनता को एक हम महोत्सव की तरह मनाएं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों मैंने अपना एक एड डाला था जो पिछले साल किया था, पर उसकी लाइनें मेरे भाई पीयूष पांडे ने लिखी थी, ONM ने उसे प्रोड्यूस किया था। उससे मुझे ख्याल आया, लाइनें ये थी कि देश का खाया है नमक तो देश पर हम विश्वास करें, देश का खाया है नमक तो देश पर हम विश्वास करें, अपने लिए किया है बहुत कुछ, अब देश के लिए कुछ खास करें, जुट जाएं, इतना हम उपकार करें कि घुल जाएं, मिल जाएं, चुटकी भर हम प्रयास करें। तो सोनाई थिएटर और फोक आर्ट्स फाउंडेशन और हमारी मुंबई थिएटर गाइड ने एक प्रयास किया है कि एक मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छी सी एक बात आई, इस पर मैंने एक झलकी लिखी, और वो भी एक तरह का नमक ही है। हमारी झलकी का नाम है बुकनू ब्रिगेड। बुकनू ब्रिगेड क्या है, यह आपको समझाएंगे हमारे बहुत अच्छे कलाकार अभिषेक पांडे। प्रस्तुत है बुकनू ब्रिगेड। करण भैया, समझ पा रहे हो हमें? हाँ भैया, तो हम तो आ गए, थोड़ा देर हो गई थी। क्या है, पीछे वो झंडा उंडा लगा रहे थे ना। हाँ, और कुर्ता पहन रहे थे। आज आजादी का दिन है ना, उसको भी तो मनाना है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे हम तुमसे ये कहना चाह रहे थे कि तुमने देखा साला कितना बड़ा अभिषेक आप म्यूट हो। हाँ, हम कह रहे थे, सॉरी म्यूट हो गए थे। हम कह रहे थे कि कनौजिया के नाम पे थू है? और भैया देखो, हमारा ना महाकाल में पूरा विश्वास है? ऐसे तो पूरी दुनिया जाती है देखो वहां पर, लेकिन हमारे त्रिनेत्री हर हर महादेव जो है सब कुछ समझते हैं। भैया उन्होंने तो तय कर रखा था कि इसे बचाना नहीं है, इसे भस्म ही करना है। लगता है भैया कि रात भर बराबर से सोए नहीं। हमको लगता है कई खरखरी खटिया पे सोए गए थे का। देखो, सुबह सुबह हम ब्राह्मणों के पीछे काहे को लग गए हो? हाँ, अरे भैया, एक तो हम ब्राह्मणों को रिजर्वेशन के चक्कर में कोई नौकरी करी तो मिलती नहीं है, अब बिजनेस भी हम लोगों से होता नहीं है, तो हम सोचे कि भैया नाटक वाटक करके काम चलाएंगे। पर ये तुम मत भूलो कि हम ही नहीं कनौजिया, तुम ही कनौजिया हो। अरे हाँ भैया, वो ठीक है कनौजिया हैं, पर लानत है साला। अरे हम कहते हैं कि हम कनौजिया हैं, कानपुर के हैं, यूपी के हैं, जहां से बड़े बड़े क्रांतिकारी निकले। तुम कहां से शुरू करो, अगर तुम मंगल पांडे से शुरू करोगे तो मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कितने सारे, कहां कहां नाम बताएं, और कितने सारे राष्ट्रवादी कवि।
दिनकर निकले, माखनलाल चतुर्वेदी निकले, कितने सारे कवियों के नाम देता है, राम प्रसाद बिस्मिल निकले क्रांतिकारी। और हमारा मतलब है कि पूरे यूपी का जो है वो देश की आजादी और सामाजिक चेतना को जगाने में कितना बड़ा योगदान रहा है बताओ। और वहां ससुरा अब जो है ये सब की बातें कोई नहीं करता है। वहां ससुर अब सिवा मार धाड़ डकैती दंगा फसाद क्या और कुछ बचा नहीं है का? भैया हम तुम्हारी बात का छोर नहीं पकड़ पा रहे हैं, कहना क्या चाहते हो वो बताओ। भैया पकड़ोगे कैसे? तुम साले नेटफ्लिक्स और अमेजॉन में घुसे पड़े हो। वहां से निकलोगे तब तो तुम्हें पता पड़े कि इन्हें ये नेटफ्लिक्स और अमेजॉन वालों को असली क्राइम की कहानियां आखिर मिलती कहां से हैं। अरे भैया हुआ का, अब सीधे सीधे मुद्दे पे आओ, घुमाए फिराए के बताओ मत। अरे भैया तुम का बिल्कुल विकास दुबे के केस को बिल्कुल फॉलो नहीं किए क्या? अरे रामायण जब खत्म हो गई तब पूछ रहे हो ससुरा रावण कौन था? अरे यार आज 15 अगस्त है कि नहीं? तो पूरा 2 महीना पहले है इस बड़े गैंगस्टर विकास दुबे को जो है कानपुर में ढेर किया गया था। क्या कहते हो भैया, अपने कानपुर में? अरे क्या बताएं, ससुराई जो है कोरोना के चक्कर में ना टीवी ये देखना ही बंद कर दिए। सेम मनहूस खबर, इसीलिए पता नहीं चला। तुम ही बताओ। भैया तभी हम कह रहे हैं कि तुम चुगत हो गंवार। अरे भैया रोना तो इस बात का है कि जो गैंगस्टर का नाम साला विकास दुबे है और गैंग वालों में भी सब शुक्ला, तिवारी, पांडे, त्रिवेदी है और तो और पुलिस के जिन 18 लोगों को इन्होंने निर्दयता से मारा उनमें भी सब यही पांडे, शुक्ला, तिवारी, मिश्रा और तो और जो इन्फॉर्मर्स थे वो भी सब यही, कोई वाजपेयी, कोई चौबे, कोई त्रिवेदी, कोई द्विवेदी और तो और सोचो भैया हम दो है, दोनों कनौजिया अभिषेक पांडे, विक्रांत मिश्रा है और हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। अरे भैया जी चिल्लाता है, हमारा जी चिल्लाता है। उस साला हम क्या बताएं तुमको, वो प्रियंक तिवारी को फोन घुमाए रहे कि कछु करते हैं इस बारे में, तो वो ससुरे दुम दबा के वो मलियाबाद भाग गए। सभी के पास बस एक ही बहाना है कि भैया वेब सीरीज का बड़ा काम निकल आया है, भैया वेब सीरीज का बड़ा काम निकल आया है। फिर वो वैभव, वो सीतापुर वाले, उनको फोन किए रहे, वो भी नानूपुर किए रहे। भैया देखो अब तो हमसे कंट्रोल नहीं होता है, हम हमारे अंदर ना भैया ज्वाला धड़क रही है। हम विक्रांत 15 अगस्त को बुकनों की कसम खा के कह रहे हैं कि ये वो समय आ गया है विक्रांत, ये वो समय आ गया है कि जब हमें हमारे देश के नौजवानों में चेतना लानी है। बस पहली बात तो ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में बुकनों कैसे घुस गया, और दूसरी बात ये है कि सुबह सुबह ही प्रियंका और वैभव को काहे को गरिया रहे हो भाई? हाँ, अरे भाई हर आदमी अपने रोजी रोटी का एक तरीका चुनता है, तो वो लोग अपना एक्टिंग कर रहे हैं। अब जैसे हम लोग नाटक करना चाहते थे तो कर रहे हैं। अरे भैया खाक कर रहे हैं, उस साले सोचते हैं कि वहां देश में यूपी में लोग सोचते होंगे कि शाहरुख खान के बाद बस प्रियंक तिवारी ही अगले शाहरुख खान बनने वाले। हाँ लोग नहीं सोचते हैं भैया, ऐसा वो प्रियंकवा खुद सोचता है। अब उसको छोड़ो, अब तुम ये बताओ कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। अरे यार अब मुद्दे पे आ जाओ ना। आ रहे हम ये सोच रहे थे विक्रांत कि देखो सफदर आशमी जो थे वो किस तरीके से नुक्कड़ नाटक कर रहे थे, तो हम सोच रहे हैं कि सफदर आशमी की तरह हम लोग भी कानपुर लखनऊ में नुक्कड़ नाटक की एक वर्कशॉप करते हैं यार। देखो इतने बड़े बड़े लौंडे लपाटे साले दिन भर पान की दुकान पे खड़े होके राजनीति पे चर्चा किए करते हैं। अगर इसी जवान ताकत को सामाजिक चेतना में हम लगाएं तो इन ससुरों को आजादी की वैल्यू तो कुछ समझ आएगी। इन्हें तो यही नहीं पता कि आजादी मिली कैसे, सारे वक्त या तो देश को कोसते रहते हैं या तो बस देश छोड़ने की बातें किया करते हैं, है कि नहीं? भैया हम तो बड़ी मुश्किल से ही यहाँ बंबई आए थे कि कुछ नाटक वटक करेंगे, और उसके बाद बहुत सारे डायरेक्टर आते हैं ना नाटक वटक देखने के लिए, तो फिल्म उलम में काम मिलेगा। अब तुम वहां के पूरा उल्टे बांस बरेली। अबे हम जाके परमानेंटली बसने को नहीं कह रहे हैं, आइडिया तो सुन लो। हम कह रहे हैं कि हम एक नाटक करेंगे और नाटक की शुरुआत जो होगी वो विकास दुबे के नाम से करेंगे। इन्हें बताएंगे कि ये वही देश है जिसे आजादी दिलाने के लिए क्रांतिकारी कवि, क्रांतिकारी शायर ये सब एक साथ जुड़ गए थे। हैं? उन सबको हम सब भूल गए, कोई याद नहीं कर रहा है मंगल पांडे को, कोई याद नहीं कर रहा है चंद्रशेखर आजाद को। वहां हीरो कौन बना पड़ा है? विकास दुबे।
तो भैया हमारे नाटक की जो शुरुआत होगी वो पूरी फिल्मी होगी। हाँ, पूरी रिसर्च करके लाए तो बताते हैं। देखो पहले तो हम क्या करेंगे कि जनता को बताएंगे कि ससुरा विकास दुबे था कौन। अरे भैया, तुम विकास दुबे के चक्कर में, अरे विकास की बात हो रही है, आज तुम विकास दुबे लग गए हो। लेकिन एक चीज है, हमको तुम्हारा हाँ, आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन एक चीज बताओ कि ऐसा ना हो कि देर हो जाए। वो मनोज वाजपेयी है ना, ऐसे सब्जेक्ट पे जल्दी से फिल्म बना देता है या तो वेब सीरीज बना देता है। ऐसा करो कि जल्दी से कुछ करें और इस पे हम नुक्कड़ नाटक जल्दी से बना ले। आइडिया हाँ तुम्हारा भैया, बहुत है, धांसू है। आइडिया अच्छा है तो तुम साला बीच में हमें टोको ना, है हमारा फ्लो टूट जाता है। हाँ तो कहानी सुनो, कहानी कुछ ऐसी है, शुरुआत कुछ ऐसी है कि हम्म। कानपुर के पास बिकरू गांव में रहता था चेहरे से सौम्य सुशील लेकिन खूंखार बदमाश चालू आदमी विकास दुबे। है। भैया, हाँ वैसे ही दाढ़ी ओढ़ी निकाल लो ना, क्लीन सेवन हो जाओ, तो तुम हो बहुत सुशील और सौम्य लगोगे। हैं? तो हमको तो लगता है तुम ये रोल बहुत अच्छा कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर सूट करेगा, समझे? अब अब के बेटा तुमने जो हमें बीच में टोका ना तो तुम्हें हम यही टपका देंगे विकास दुबे की तरह, समझ रहे हो। हाँ अभी सुनो, सुनो कहानी सुनो। तो बुलेट और वोटिंग का सहारा लेकर बढ़ता गया विकास। बिकरू गांव में खौफ फैला रखा था। नीम के पेड़ के नीचे मजलिस जमाता था विकास। अरे वाह वाह, का सिचुएशन निकाले हो भैया। अरे फिर तो बहुत अच्छा एक आइटम सॉन्ग बनता है। अपनी चैतालिया है ना, अरे वो चैताली बहुत अच्छा गाती है। हमको तो लगता है मुन्नी बदनाम का गाएगी भैया, धांसू मजा आ जाएगा। अरे भैया विक्रांत, बहुत फिल्मी कीड़ा बिलबिल आ रहा है तुम में, है। ये फिल्म नहीं है, ये नाटक है। सुनो, तो जो गांव वाला उसकी बात ना मानता था उसे पेड़ से लटका के मारता था विकास। गांव की जिस औरत या जमीन पर नजर पड़ जाए उसे छोड़ता नहीं था विकास। है, कानपुर और बिकरू गांव के सभी वोट उसी को दिलाता था विकास जिसे उसे जिताना होता था। हाँ, और कई बार जेल गया, कई बार जेल गया, लेकिन फिर भी बार बार छूट कर बाहर आ जाता था विकास। पूछो काहे। अब भैया हमको का पता का है, तुम्हें ही हाँ, बताओ। तुमको क्या पता काहे कि पूरा सिस्टम जो है वो अपराधी के सामने घुटने ऐसे ही नहीं टेक देता था। सरकारी अफसर, राजनेता, पुलिस सब उससे मिले पड़े थे। हर बार उसको बचाने की वो कोशिश करते थे, पर इस बार न बचा पाए। काहे कि इस बार जो है मीडिया पीछे पड़ गया है। नेता, राजनेता सब घबरा गए कि भैया अगर ये ससुरा पकड़ा गया तो हमारा सबका भांडा फूट जाएगा। तो इसी कारण रास्ते में टपका दिया उसको ससुरे। ही तो ससुरा गड़बड़ हो गया, नहीं तो जिंदा रहता ना तो सबके बारे में पूरी पोल खोल देता कि कौन कौन इन्वॉल्व थे। अरे भैया विक्रांत, तुम ठहरे बहुत भोले आदमी। अबे हाँ। जिंदा रहता तो केस चलता, वही कोर्ट हम- कचहरी है, छूट के आ जाता, फिर से वही नीम के पेड़ के नीचे मजलिस जमना शुरू हो जाती, रंगदारी शुरू हो जाती। लेकिन देखो हमारे महाकाल ने सब निपटारा कर दिया उसको, है भैया, कि नहीं। हाँ, यहाँ तक तक कहानी तुम्हारी बहुत ढिंचाक है। हाँ? है ना। लेकिन एक चीज हमारी समझ में नहीं आवत है कि ई बुकनू ब्रिगेड का मतलब है यहाँ। हाँ, ओकर का संबंध है? हाँ? ई बुकनू अरे कहाँ से आया? अरे भैया बड़ी मजेदार कहानी है, तुम्हें क्या बताएं हम। वो क्या हुआ यार, वो कई दिनों से ऐसी बात सोच रहे थे तो मतलब रात में हमारे सपने में यार बापू लाठी लेके घूमते रहे यार। क्या बात करते हो भैया, तुम्हारे बाबू तुम्हारे सपनों में लाठी लेके आ गए? हाँ? अरे विक्रांत, हमारे बापू नहीं, महात्मा गांधी बापू। अरे तो भैया ऐसा बोलो ना कि महात्मा गांधी बापू बोलोगे तो हम तुम्हारे बाबू है समझेंगे ना। सुनो, तो महात्मा गांधी हमारे सपने में जो है लाठी लेके घूमते रहे, तब हमारे दिमाग में आया कि कैसे इन्होंने ये साबरमती से दांडी तक 250 किलोमीटर का एक दांडी मार्च करके वो नमक का आंदोलन करके, वो नमक जो हमारा था ससुरा और हम ही से टैक्स लेते थे अंग्रेज, है, तो जन चेतना लाके वो नमक की ढेली को हाथ में उठा के जो कसम खाई है कि भैया अब तुम्हारी बुनियाद हिलाते हैं हम, है, तो वो हमारे दिमाग में आया और फिर हमें आजादी दिला दी धीरे धीरे करके। तो लेकिन हम ये सोचे कि हम साले जो बचपन से रोटी पे घी और बुकनू लगा के चौंगा खाते आए हैं, उसने इस आजादी की वैल्यू को समझा नहीं बिल्कुल, है, बिल्कुल नहीं समझा। तो दिमाग में आया भैया वही ख्याल, वो वही डायलॉग, वो जो ऐड आता था ना कि देश का नमक खाया है तो देश के लिए कुछ काम करो। तभी हमारे दिमाग में आया बुकनू। तो हमने क्या किया भैया,
सवेरे सवेरे उठ के हमारी वो कानपुर वाली मौसी जी है ना, उनको फनिया दिया पूछने के भैया बुकनू बनता कैसे। अरे तो वो अपनी केतली मौसी। अरे तो भैया फिर तो उन्होंने विधिवत बहुत लंबा चौड़ा बताया होगा पूरा। हाँ अरे हाँ, हम बता तुमको, तुम्हें क्या बताया उन्होंने, सुन लो खुद ही। मौसी, हेलो। हेलो मौसी, सुन पा रही हो? हाँ हेलो बेटा। हाँ पाए लागू मौसी। का केतली केतली कर रहे थे, मामा नाम मालती है, क्या बोल रहे थे? कौन कौन कहा केतली? नहीं नहीं, अच्छा हम सुनो। नहीं। हाँ अच्छा तो तुम क्या चाहते हो, हमें तुम बुकनू की हाँ विधि बताएं? हाँ अच्छा ठीक है, इमाम दस्ता है तुम्हारे पास? हाँ मौसी है। हाँ तो एक इमाम दस्ता लेके अब विधि लिखो, कलम उठाओ। हाँ हाँ है। सोट सोट 100 ग्राम, छोटी हड़ 500 ग्राम, बड़ी हड़ 500 ग्राम, हल्दी 150 ग्राम, जीरा 50 ग्राम, अरे अजवाइन। मौसी मौसी थोड़ा धीरे बोलो, लिख रहे हैं। और वो ठीक है, तुम्हारे खड़ूस मौसा जी जो है वो खाना के लिए बैठे हैं, हम जल्दी नहीं करेंगे, गड़बड़ हो जाए। हींग बोलो। 25 ग्राम, हींग लिखो, हींग हींग 25 ग्राम, काला नमक 250 ग्राम, मूर 25 ग्राम, सादा नमक 250 ग्राम, लिख रहे हैं? हाँ हाँ बेहड़ा 450 ग्राम, मरोड़ फली 4, सवाया सफेद नमक, और साबुत ले सब कुछ हाँ साबुत ले। उसके बाद इसे तुम कढ़ाई में डालो। फिर देखो बेटा, जब तक ये हल्दी मरड़ और ये बहर चटक ना जाए और ये फूटन ना लगे, तब तक तुम जो है उसको हिलाते रहना। और उसके बाद सारे इसको सरसों के तेल में करोगे, और उसके बाद तुम इसे इमाम दस्ते में डालो और धीरे धीरे मारो कूटो सारे मसालन को। फिर उसके बाद उसे तुम जो है ऐसे महीन उससे छल्ली में पीस लो, और फिर उसे मिक्सी में डालो। देखो बेटा, बुकनू बहुत अच्छी चीज है, बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने खाई है। इसे खाते हैं ना तो नेगेटिविटी जो है वो नीचे से चली जाती है, समझे ना, सुबह के टाइम संडास से और पॉजिटिविटी आ जाती है। हाँ और जो खाएगा उसके बस समझो परखच्चे उड़ जाएंगे। तो हमें बड़ा अच्छा लगा, तुम ये बुकनू बनाओ, थोड़ी हमें भी भेज देना। अच्छा हम हाँ चलते हैं, मौसा हाँ जी बुला रहे। हाँ पाए लगी कितली मौसी। जीतर हम जा रहे हैं बेटा। जा। तो भैया वाह भैया वाह, क्या अब बात है मौसी, बताए बड़ी अच्छे। वो हमेशा इसी तरीके से बताते हैं। हाँ तो हम ये कह रहे थे कि अब तुम ये तो समझ लियो कि विधि क्या होती है बुकनू बनाने की। तो अब हमारे दिमाग में ये आया कि भैया ये जो इतने सारे मसाले डलते हैं बुकनू में, छोटी हरड़, बड़ी हरड़, सौंठ, हल्दी, जीरा, हींग, तो भैया हम काहे नहीं, ये जो हमारे क्रांतिकारी, ये जो हमारे कवि, ये जो हमारे शायर रहे हैं, हम इनके बारे में, इनकी कहानियां, इनकी कविताएं निकाल के उन्हें मसाला बना के, छोटी हरड़ हो जाए हमारे दिनकर, बड़ी हरड़ हो जाए हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान, सौंठ हो जाए हमारे भगत सिंह, हल्दी हो जाए राम प्रसाद बिस्मिल, इस तरीके से एक मसाला बना के, इस बुकनू बना के इस नई पीढ़ी को थोड़ी चटाई जाए, जिससे इनके दिमाग में धनात्मकता आए और जो नेगेटिविटी, जैसा मौसी कहीं, वो सवेरे सवेरे सब निकल जाए। तो ये हमारा आइडिया था भैया कि ऐसे इस तरीके से बुकनू ब्रिगेड का एक नाटक बनाया जाए। तो अब हम ये तुमसे पूछना चाह रहे हैं कि तुम इसमें पार्टिसिपेट करोगे, भाग लोगे, तो क्या सुनाना चाहते? भैया सही कहे। हम तो सोचते हैं कि तुम्हारी वो हरड़ सुभद्रा कुमारी चौहान है ना, हाँ उनकी उनकी लिखी हुई कविता झांसी की रानी। अरे बहुत अब बढ़िया, सुनाओ सुनाओ। अब ई न कहना कि झांसी की रानी का हमारे कानपुर से का संबंध। तो भैया का संबंध ई जानो हमारी कविता में आगे, समझे? तो हाँ हाँ सुनाते हैं, कान खोल के सुनो, कविता बड़ी जोश वाली है। हाँ हाँ। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 की वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब सुनो भैया कानपुर वाला संबंध। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी, नाना के संग खेली थी वो, नाना के संग पढ़ती थी
और बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी उसकी सब यही सहेली थी। और भैया वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो भैया सुने। अब बहुत बढ़िया। वैसे कविता तो बहुत लंबी है, लेकिन समय अभाव है और भी बहुत लोगों से बात करनी है, तो हम तो यही जब नौटंकी करेंगे तब सुनाना पूरी, है ना। बड़ा हाँ। तेज मसाला डाल दिए यार तुम, है बुकनो बड़ा चटाकेदार बनेगा। तो अब हम बताते हैं भैया तुमको, हमने जो अभी हमारे दिमाग में जो ख्याल आया, तो हमने जो चुनी है कविता वो है रामधारी सिंह दिनकर की कविता। रामधारी सिंह दिनकर ने वैसे तो बहुत कुछ लिखा है, रश्मि रथी भी लिखा है, बहुत कुछ लिखा है, लेकिन ये जो कविता है बड़ी राष्ट्रवादी कविता है। और ये लिखी तो काफी पहले थी, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए हो गई कि 1975 में जेपी मूवमेंट में जयप्रकाश नारायण ने ये कविता सुना के अपने आंदोलन का आगाज किया था कि जो असल शक्ति है वो जनता के पास ही रहती है जनतंत्र में। तो ये है वो कविता, सुनो इसे। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता, जनता, हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। जनता, हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है? आखिर हे पुरुष हे प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है? मानो जनता ही फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में। अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो 4 खिलौनों में। लेकिन होता भूडोल, लेकिन होता भूडोल, बवंडर उठते हैं। जनता जब कोपा कुल हो भ्रकुटी चढ़ाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहां, ये जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। अब्दों शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार, बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। ये और नहीं कोई, ये और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोट हित सिंहासन तय करो। अभिषेक आज राजा का नहीं, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। 33 कोट जनता के सिर पर मुकुट धरो। आरती लिए तो किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राज प्रसादों में तहखानों में। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। फावड़े और हल, फावड़े और हल राजदंड बनने को है, धूसरता सोने का श्रृंगार सजाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। वाह 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 बहुत अच्छे। भैया, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। राहुल को बुलाओ जल्दी से, हमारे पास समय कम है और हम चाहते हैं कि हमारे सारे आ गए। नमस्कार। वाह वाह, तुम तो भगत सिंह लग रहे हो यार। यार पहले तो बड़े बुजुर्गों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मैम। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे देश का भविष्य हैं। आई एम श्योर मेरे बहुत सारे गुरु भी हमें देख रहे होंगे, जो भी हमें सरप्राइज भी देने वाले हैं। मेरा हैप्पी इंडिपेंडेंस। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। या मैम, ये जो आपने भुकनू ब्रिगेड की बात करी है, ये तो बड़ी कमाल की बात करी है आपने, लेकिन आपने उसमें पंजाबियों को हिस्सेदारी नहीं दी। तो मुझे लगा कि मैं ही थोड़ा सा ऐसा एक कुछ गेटअप बना के भगत सिंह बन के आ जाता हूँ। बहुत अच्छी बात। भगत सिंह का तो ताल्लुका था वहां से ना, कानपुर से। बिल्कुल बिल्कुल मैम, एक्चुअली मैं यही सोच रहा था कि मैं कविता तो नहीं सुना पाऊंगा, एक्टर हूँ, कोरोना में खाली बैठा हूँ, तो मुझे लगा थोड़ी सी ड्रामेटिक रीडिंग कर देता हूँ। ठीक है, वेरी गुड। तो मैम बहुत एक बढ़िया मोमेंट है। हाँ अभिषेक जी, जरा गौर फरमाइएगा आप भी, हैं, क्योंकि हम दोनों एक ही भुकनू ब्रिगेड के हिस्सा हैं। तो भगत सिंह और शिव वर्मा और जयदेव करके 2-3 ऐसे मित्र थे जो क्रांतिकारी पार्टी का हिस्सा थे आजादी के समय में।
और भगत सिंह का और सुखदेव का पंजाब से काफी बार ऐसा होता था कि आना जाना होता था कानपुर, क्योंकि कानपुर में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी, एक तो बिठूर नदी तो है ही है, और वहां पे प्रेस का कल्चर बहुत था। तो क्रांतिकारी जैसे भगत सिंह का लेखन में बहुत ध्यान था, तो वो कई बार वहां पर आके अपने पर्चे छपवाने वगैरह के लिए काम से वहां पे आया करते थे। और कलकत्ता भी जाना होता था, आना जाना उस समय में। और कमाल की बात ये है मैम, ये 19-20 साल के, मतलब 18 साल के लड़के थे जिनकी हम बात कर रहे हैं। मतलब मेरे तो आज भी मतलब गूज बम्स आ जाते हैं जब मैं सोचता हूँ कि हम 18-19 साल के बच्चों की बात कर रहे हैं, कॉलेज में थे मैम ये लोग। तो मैम खैर किस्सा ये था कि शिव वर्मा जो थे वो कानपुर के थे, और भगत सिंह जब आते थे तो उनके घर पे रहते थे। तो शिव वर्मा को थोड़ा सा धीरे धीरे करते करते 5-6 महीने में ऐसा लगने लगा कि भगत सिंह तो अपना दोस्त है। और राम प्रसाद बिस्मिल उस टाइम पे जेल में थे, और उनको एक्शन बनाना था, प्लान बनाना था कि कौन कौन हिस्सेदारी करेगा एक्शन में, भगत सिंह की हेल्प करेगा राम प्रसाद बिस्मिल को छुड़ाने में। तो भगत सिंह ने क्या किया, भगत सिंह ने बाकी क्रांतिकारियों से फैसला लिया हुआ कानपुर में। शिव वर्मा थोड़े दुबले पतले थे, तो उनको लगा कि भैया इनको आउट ही रखते हैं, इनको जिम में भेजेंगे बाद में। जयदेव करके थे, वो थोड़ा सा पंजाबी था, हट्टा कट्टा अपने विक्रांत जैसे, तो उनको उन्होंने शामिल कर लिया। शिव वर्मा को ये बात बुरी लग गई। तो ये मोमेंट जो है मैम, ये शिव वर्मा ने भगत सिंह की शहीदी के बाद अपने मेमोयर्स में लिखी थी कि वो एक्चुअल मोमेंट क्या हुई थी जब शिव वर्मा ने फील किया था कि भगत सिंह वाज डूइंग फेवरेटिज्म, जो आई थिंक आज का सबसे हॉट टॉपिक है। लोग उसको नेपोटिज्म भी बोलते हैं, मैं उसको फेवरेटिज्म बोलता हूं। तो भगत सिंह ने शिव वर्मा को इसका क्या जवाब दिया था कि मैंने फेवरेटिज्म क्यों नहीं किया। तो मैं उसकी ड्रामेटिक रीडिंग शुरू करता हूं। जयदेव और भगत सिंह कमरे में बैठे हुए हैं, और जयदेव आरंभ से ही मुझसे तगड़ा था, जोखिम से भिड़ने की उसकी आदत थी, और मारपीट में उसका हाथ हमेशा से खुला था। उन्हें उसके इन्हीं सब गुणों से प्रभावित होकर भगत सिंह ने उसे बिस्मिल वाले एक्शन में ले जाने का फैसला कर लिया। एक दिन दोपहर के समय जब उसने अपना उक्त निर्णय मुझे बतलाया, यानी शिव वर्मा को बतलाया, तो मुझे अपने दुबले पतले शरीर पर बड़ी झुंझलाहट महसूस हुई। मैं पार्टी के काम के योग्य नहीं समझा गया था, इस विचार से मुझे गहरा आघात लगा, और कुछ देर बैठे रहने के बाद नींद का बहाना लेकर मैं एक तरफ लेट गया। भगत सिंह जानता था कि मैं सो नहीं रहा हूं। कुछ देर मेरे पास पड़ी एक पुस्तक के पन्ने पलटता रहा, फिर मेरा कंधा हिलाते हुए उसने धीरे से पुकारा, शिव। मैंने कहा, क्या है? उसने कहा, एक बात पूछूं? मैंने कहा, पूछो। भगत सिंह ने कहा, व्यक्ति का नाम बड़ा है या पार्टी का काम? शिव वर्मा ने उत्तर दिया, पार्टी का काम, और पार्टी का काम अविराम गति से चलता रहे, हमारे एक्शन सफल होते रहे, हमारी बात देशवासियों तक नियमित रूप से पहुंचती रहे, आजादी की अपनी इस लड़ाई में हम हर मंजिल पर कामयाब होते रहे। इसके लिए पहली शर्त क्या है? शिव वर्मा को लगा ये कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया है, तो बड़ा आसान है, एक मजबूत और व्यापक संगठन। तो भगत सिंह ने बोला, संगठन और प्रचार। तो देखने वाली बात यह है मैम कि भगत सिंह को उस 18-19 साल की उम्र में भी संगठन जैसे सुर नहीं है। आप मतलब इन सारी प्रॉब्लम से गुजरते हैं, फेवरेटिज्म की, बहुत छोटे लेवल पे कि किसको कास्ट करना है, क्या करना है, लेकिन ये इंसान जो था उसको मार्केटिंग, सोशल नेटवर्किंग, एक्शन, बैकस्टेज, ऑन स्टेज, ये सारी मैनेजमेंट की कितनी नॉलेज थी। तो भगत सिंह ने जवाब दिया, संगठन और प्रचार। देश की जनता हमारे साहस और हमारे कामों की सराहना करती रही है, लेकिन हमसे अपना सीधा संपर्क जोड़ पाने में वो असमर्थ है।
अभी तक हमने उन्हें खुले शब्दों में ये सब भी नहीं बतलाया कि जिस आजादी की हम बात करते हैं उसकी रूपरेखा क्या होगी। अंग्रेजों के चले जाने के बाद जब सरकार बनेगी वो किसकी होगी, कैसी होगी। ये लाइन मैम मुझे लगता है कि बहुत बार यूज होती है, लेकिन इसका मर्म शायद हमारे अंदर अभी तक कभी उतर नहीं पाया, पर उन्होंने खैर कही थी। अपने आंदोलन को जन आधार देने के लिए हमें अपना ध्येय जनता के बीच ले जाना होगा, क्योंकि जनता का समर्थन प्राप्त किए बगैर हम पुराने ढंग से इक्के दुक्के अंग्रेज अधिकारियों या सरकारी मुखबिरों को मारकर नहीं चल सकते। हम अभी तक संगठन और प्रचार की ओर से उदासीन रहकर प्रायः एक्शन पर ही जोर देते आए हैं। काम का ये तरीका हमें छोड़ना पड़ेगा। मैं तुम्हें और विजय को संगठन, विजय एक और क्रांतिकारी थे, तो भगत सिंह कह रहे थे कि शिव वर्मा और विजय को संगठन तथा प्रचार के कामों के लिए पीछे छोड़ना चाहता हूं। कुछ देर चुप रहकर उसने कहा, शिव, हम सब लोग सिपाही हैं और सिपाही का सबसे अधिक मोह होता है रण क्षेत्र से, इसलिए एक्शन पर चलने की बात उठते ही सब लोग उछल पड़ते हैं। फिर भी आंदोलन का ध्यान रखकर किसी ना किसी को तो एक्शन का ये मुंह छोड़ना ही पड़ेगा। ये सही है कि आमतौर पर शहादत का सहरा एक्शन में जूझने वालों या फांसी पर झूल जाने वालों के नाम पर बंधता है, लेकिन इसके बावजूद उनकी स्थिति इमारत के मुख्य द्वार पर जड़े उस हीरे के समान ही रहती है, जिसका मूल्य जहां तक इमारत का सवाल है, नींव के दबे एक साधारण पत्थर के मुकाबले कुछ भी नहीं होता। मैं लेटे लेटे भगत सिंह की बातें सुनता रहा। वो मेरे सर के पास दीवार का सहारा लिए बैठा था और ऐसे बात कर रहा था मानो जोर जोर से सोचने का प्रयास कर रहा हो। बीच बीच में उसके दाहिने हाथ की उंगलियां मेरे सर के बालों में घूम जाती और वो फिर धीरे धीरे रुक रुक कर उसी लहजे में बोलना शुरू कर देता। शिव, हीरे इमारत की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं, देखने वालों को चकाचौंध कर सकते हैं, लेकिन वे इमारत की बुनियाद नहीं बन सकते, उसे लंबी उम्र नहीं दे सकते, सदियों तक अपने मजबूत कंधों पर उसके बोझ को उठाकर सीधा खड़ा नहीं रख सकते। अभी तक हमने आंदोलन के हीरे कमाए हैं, बुनियाद के पत्थर नहीं बटोरे, इसलिए इतनी कुर्बानियों के बाद भी अभी तक हम इमारत क्या उसका ढांचा भी खड़ा नहीं कर पाए। आज हमें बुनियाद के पत्थरों की जरूरत है। और त्याग और कुर्बानी के भी दो रूप हैं। एक है गोली खाकर या फांसी पर लटक कर मरना, इसमें चमक अधिक है लेकिन तकलीफ कम। दूसरा है पीछे रहकर सारी जिंदगी इमारत का बोझ लिए फिरना। आंदोलन के उतार चढ़ाव के बीच प्रतिकूल वातावरण में कभी ऐसे भी क्षण आते हैं जब एक एक कर सभी हमराही छूट जाते। उस समय मन सांत्वना के दो शब्दों के लिए भी तरस उठता है। ऐसे क्षणों में विचलित ना होकर जो लोग अपनी राह नहीं छोड़ते, इमारत के बोझ के तले जिनके पैर नहीं लड़खड़ाते, कंधे नहीं झुकते, जो तिल तिल कर अपने आप को इसलिए गलाते रहते हैं, इसलिए जलाते रहते हैं कि दिए की लौ मध्यम ना पड़ गए, सूनी डगर पर अंधेरा ना छा जाए, ऐसे लोगों की कुर्बानी और त्याग पहले वालों के मुकाबले क्या अधिक नहीं है? मैंने आंख उठाकर भगत सिंह की ओर देखा। पता है उसका क्या रिएक्शन था मैम? भगत सिंह मुस्कुरा दिया। तुमने मुझे गलत समझा, इसलिए ये सब कहना पड़ा। अभी तो हम लोगों के सफर की शुरुआत है और अभी से हम लोग गलत फहमियों के शिकार होकर एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगेंगे तो मंजिल कैसे पार लगेगी शिव? अब देखिए मैम, भगत सिंह की स्मार्टनेस
अब ये इतनी गर्मा गर्मी चल रही है कमरे में, और जयदेव जैसे मैंने आपको बताया था एक और क्रांतिकारी थे अपने भुकनू ब्रिगेड के उस समय में, तो जिनको एक्शन पे ले जाया जा रहा था, जिनके सेहरा बंधा था, हैट, तो वो अचानक से अंदर आ गए। वो भाई अपना खुश थे, 18-19 साल के लड़के थे, उसको लग रहा था भाई मैं एक्शन पे जा रहा हूं। जैसे ही वो अंदर आया, भगत सिंह की सेंसिटिविटी वो इतनी खूबसूरत थी कि जैसे ही वो अंदर आया और उसने बोला अरे भाई क्या हो रहा है, तो भगत सिंह ने फटाक से बात बदल दी, अरे कुछ नहीं यार, कुछ नहीं कुछ नहीं। और शिव को ऐसे ऐसे करके ना, चल भाई चल चल चल। ओ यार मैं सोच रहा हूं कि यार जयदेव, मैं ना शाम को सोच रहा हूँ बिठूर नदी पे चलते हैं गंगा की सवारी करने। एंड ही चेंज द टॉपिक। कमाल है, कमाल, तो अमेजिंग। फेवरेटिज्म ये सब मैम, मुझे लगता है वो नींव के पत्थर बनने की कोशिश करने की आई थिंक जरूरत है। बहुत बहुत और बहुत अलग, बहुत अलग आपने फेसेट प्रस्तुत किया भगत सिंह का, बहुत संवेदनशील। इट इज अ फैंटास्टिक ड्रामेटिक रीडिंग। और ये मैंने सुना ही नहीं था कभी जिंदगी में। रियली आई हैव टीयर्स इन माय आईज। थैंक यू वेरी मच मदन। तो भगत सिंह की बात चली, गौरव, हाँ वही कह रहे हैं, भगत सिंह की बात चली है तो हमने गौरव से भी बात की हुई है। अभी देखिए उसे कनेक्ट करते हैं, उसने भी कुछ। गौरव भैया सुन पा रहे हो? नमस्कार 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 सभी को, बहुत बहुत नमस्कार। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आजादी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और नमस्कार नमस्कार सभी को जो स्क्रीन पर हैं, मेरे साथ मेरे दोस्त भाई शीला मैम और मेरे सारे गुरु और जितने भी लोग हमको देख रहे हैं, आप सभी को नमस्कार और आजादी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि राहुल भाई ने हर बार हमारे लिए क्या किया है, हमारे सीनियर हैं, हमारे बड़े भाई हैं, ये हमारे लिए बेस तैयार कर देते हैं। इस बार भी इन्होंने कुछ ऐसा ही करते हुए बिल्कुल एक ऐसी ही बात का बेस बना दिया है जिसके बारे में मेरा आज आप लोगों से बात करने का मन था। जो भगत सिंह और उनके अभिन्न साथी शिव वर्मा, जिनके बारे में अभी राहुल भाई ने हमसे बात करी और उनका बहुत ही दिल छू जाने वाला किस्सा हम लोगों से उन्होंने शेयर किया। मैं बिल्कुल वो सारी बातें जो मुझे इंट्रो के तौर पे कहनी थी वो राहुल भाई ने मेरे लिए कहकर बहुत आसान कर दी, उसके लिए शुक्रिया राहुल भाई। और दूसरी बात ये कि इतनी कम उम्र में मुझे लगता है कि आज हमारी जो हमारी जनरेशन है, पता नहीं लोग बहुत से ऐसे हैं जिनको महाभारत के बारे में नहीं पता या जिन्होंने नहीं पढ़ी। जो किस्सा मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इतना दिलचस्प है कि इतनी कम उम्र में भी उनकी समझ जो थी महाभारत, माइथोलॉजी, फिलॉसफी, पॉलिटिक्स को लेकर, मैं सिंपल सी वो जो बात थी उनकी शिव वर्मा से उन्होंने कही थी एक बार, मैं भगत सिंह ने शिव वर्मा से जो कही थी बात आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ। तो भगत सिंह शिव वर्मा से एक दिन कहते हैं कि मालूम नहीं शिव, महाभारत में कृष्ण और कर्ण का संबंध पड़ा था। वो कर्ण जो कृष्ण का अटूट भक्त था, लेकिन अंत में लड़ा उनके खिलाफ था। खत्म भी पहले वही हुआ था, क्योंकि कुछ बावले उसूल बना लिए थे उसने जिंदगी में। ये अलग बात है कि कृष्ण भी सुखी नहीं रह पाए उसके बाद। मैं उनका भक्त तो नहीं, लेकिन उनकी कद्र जरूर करता हूं और इसलिए उनकी मुखालिफत करने का हक भी लेता हूं। मुझे मालूम नहीं शिव कि मैं नास्तिक क्यों। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मैं नास्तिक होने के बावजूद अपनी जेब में श्रीमद् भगवत गीता का गुटखा और विवेकानंद की जीवनी लेकर क्यों घूमता हूं। वाह 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 वाह। लेकिन एक बात तय है, एक बात तय है कि हम हिंदुस्तान को महाभारत के बाद वाला आजाद भारत तो कतई नहीं देना चाहिए, जहां भूख पनपे, जहां गरीबी फैले, जहां महामारी उमड़े, जहां भेड़ियों का राज हो, जहां कबूतरों का सहमापन। हम देना चाहते हैं वो देश जहां तरंगे हो, जहां उमंगे हो, जहां मुस्काने हो, जहां भाईचारे का साम्राज्य। हमारा इनकलाब आएगा। ये हमारा इनकलाब कोई खून आलूदा नहीं, उसे तो फूलों की पंखुड़ी से पोस पोस कर पैदा किया गया है। हमारा इनकलाब आएगा। ये अलग बात है कि हम उसे अपनी जिंदा आंखों से देख पाते हैं या नहीं। ये आप समझ रहे हैं, ये जो इनकी इतनी खूबसूरत कृष्ण और कर्ण की जो उन्होंने जो
शेयर किया रिलेशनशिप, जो लोग नहीं जानते और जो लोग जानते भी हैं वो लोग ये समझते होंगे कि 8 साल की उम्र में भगत सिंह जब स्कूल में थे तब महात्मा गांधी उनके स्कूल में आए थे, और कुछ सालों बाद भगत सिंह खुद एक क्रांतिकारी के रूप में इतनी पॉपुलैरिटी गेन कर लेते हैं पूरे देश में, इस स्तर पर कि एक समय पर उन्हें महात्मा गांधी से ऊपर माना जा रहा था। नौजवान उनकी बात ज्यादा सुन रहे थे, और उनके जाने के बाद ऐसी कई डिबेट है जो लोगों को लगता है कि महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे। उसका सच क्या है क्या नहीं हम वहां नहीं पढ़ेंगे, बस इतना कहूंगा कि शायद महात्मा गांधी वो कृष्ण हैं जो अपने कर्ण के जाने के बाद सुखी नहीं रह पाए। और इतनी खूबसूरती से जो उन्होंने ये बात कही, और एक और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दा जो एक बार हुआ था, भगत सिंह बिस्मिल साहब के यहाँ गए थे। भगत सिंह का पूरा नाम है भगत सिंह संधू, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूं कि उनका पूरा नाम सरदार भगत सिंह संधू है। और जब अपने लाहौर नेशनल कॉलेज के दिनों में वो बिस्मिल साहब के पास पहुंचे उनका ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, तो उनकी रैगिंग ली गई, जैसे कि अपने जूनियर्स वगैरह की रैगिंग ली जाती है। तो उन पर ये हंसी उड़ाई गई कि शायद आप लोग जो हैं बरखुरदार शादी से बचने के लिए क्रांतिकारी बने हैं, आप लोगों को पता नहीं है क्रांतिकारी बनने में कितना जोखिम उठाना पड़ता है, कितनी बार मरना पड़ता है। तो भगत सिंह ने अपनी मासूमियत में उनसे एक बात कही कि आपको कैसे पता कि मरने पर कैसा लगता है, आप कभी मरे हैं क्या? इतनी खूबसूरती से उन्होंने ये बात उनसे पूछी। और बिस्मिल साहब बोले कि क्रांति के लिए खून बहाना पड़ता है, और इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं उनके जिस्म पर लगे घाव इस बात का सबूत है। तो इसके बदले में भगत सिंह कहते हैं, जिस्म पर लगे घाव आदमी की ताकत का सबूत नहीं होते जनाब, ताकत तो कहीं और से आती है। खून बहाना कोई बड़ी बात नहीं, वो अपना हो या सामने वाले का। बड़ी बात यह है कि जिस्म से टपकी एक बूंद खून आने वाली नस्ल के सारे खून में आग लगा सकती है या नहीं। इंसानी जिंदगी बहुत कीमती होती है, इंसानी जिंदगी बहुत कीमती होती है। उसे हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ा देना हिम्मत का काम जरूर है, मगर समझदारी का नहीं। सही वक्त और सही मौका तय किए बगैर अपनी जान गंवाना बेवकूफी है। हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम के 100 साल के इतिहास में शायद यही कमी रह गई। और जहां तक आजादी की बात है तो मैं आप लोगों को बतला दूं कि हिंदुस्तान को सिर्फ आजादी की जरूरत नहीं है, जरूरी ये है कि यह आजादी हमें कैसे मिलती है। और अगर कहीं हमें ये गलत तरीके से मिल गई तो मुझे ये कहते हुए बिल्कुल हिचक नहीं कि आज से 70 साल बाद भी हालात ऐसे के ऐसे रहेंगे। गोरे चले जाएंगे, भूरे आ जाएंगे, काला बाजारी का साम्राज्य होगा, घूसखोरी सर उठा के नाचेगी, अमीर और अमीर होते जाएंगे, गरीब और गरीब। धर्म, जाति और जुबान के नाम पर, धर्म, जाति और जुबान के नाम पर इस मुल्क में तबाही का ऐसा नंगा नाच शुरू होगा जिसको बुझाते बुझाते आने वाली नस्लों और सरकारों की कमर टूट जाएगी। बहुत अच्छे बात जो उन्होंने 70 साल बाद की बात कही, आप देखिए आज भी वही है, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात। वही है। वाह वाह वाह। अब हमारे बुजुर्ग बहुत गौरव अच्छा, बहुत हमारे गुरु लोगों को भी बुलाना पड़ेगा, नहीं तो बुकनू कैसे पूरा होगा। जल्दी बुलाओ। तो हम बुला रहे हैं, रुकिए ना, हमने बात कर रखी है, केके सर को कनेक्ट करते हैं हम, रुकिए। केके सर सुन पा रहे हैं? हाँ, यही तो। नमस्कार 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 सर, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने चुना, ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा रहा। लेकिन मैं घड़ी अपनी देख रहा हूँ कि 7:10 है। मैंने सोचा था कि मैं इसकी एक कंपैरेटिव स्टडी करूं, जो मुझे लगता वक्त नहीं है, लेकिन आपके इस बुकनू ब्रिगेड में मैं थोड़ा सा मसाला डालूंगा। मैं आपके सामने राम प्रसाद बिस्मिल की एक कविता है, आपको मालूम है कि वो लिखते थे, उर्दू में एक कविता है, उसके कुछ एक छोटा सा अंश मैं आपके उस बुकनू में डालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वक्त बहुत कम है, सिर्फ 10 मिनट है। और मुझे कहा गया है कि बाद में इलाजी को बोलना है, कश्यप साहब भी शायद आएंगे, तो इसलिए मैं बहुत ये 2-4 जो शेर है पढ़ूंगा आपके सामने। जी जी। इलाही खैर वो हरदम नई बेदाद करते हैं, हमें तोहमत लगाते हैं जो हम फरियाद करते हैं।
कभी आजाद करते हैं, कभी बेदाद करते हैं, मगर इस पर भी हम 100 जी से उनको याद करते हैं। असीराने कफस से काश ये सयाद कह देता, रहो आजाद होकर हम तुम्हें आजाद करते हैं। रहा करता है अहले गम को क्या क्या इंतजार इसका, कि देखें वो दिले नाशाद को कब शाद करते हैं। ये कह कर बसर की उम्र हमने कैद उल्फत में, ये कह कर बसर की उम्र हमने कैद उल्फत में, वो अब आजाद करते हैं, वो अब आजाद करते हैं। मेरा इतना सा मसाला आप अपने बुकलों में डाल दीजिए। और मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद करता हूं। एक बार आपको धन्यवाद आपको बोलना है, अगली बार जब मैं बोलूंगा। मैं चाहता हूं कि धन्यवाद। सर बीच में आपकी आवाज ऐसे एको कर रही, सर आपकी बीच में आपकी आवाज बड़ी सही एको कर रही थी, ऐसे लग रहा था इतनी स्ट्रॉन्ग आवाज आ रही है पीछे से। महाराज जो भी हो रहा था अभी पहले महाराज के आने के पहले मैं चाहूंगी चेकी जी पुष्प की अभिलाषा तो सुना दीजिए। अब पुष्प की अभिलाषा को सुनाने के लिए पुष्प की अभिलाषा को सुनाने के लिए मुझे थोड़ा वो जो है ना कॉस्ट्यूम बदलना पड़ेगा, तो वो कॉस्ट्यूम में पहले बदलूं। हमारे सुरने थिएटर ग्रुप ने शब्द लीला नाटक किया था, उसमें मैंने एक पात्र किया था माखनलाल चतुर्वेदी का, जिन्होंने ये पुष्प की अभिलाषा कविता लिखी है। समर्पण की इससे बहुत बढ़िया कविता मैंने आज तक नहीं पढ़ी है, वो मैं जल्दी से आपको सुनाऊंगा कि मुझे हमेशा अपनी घड़ी को देख कर डर लग रहा है। चाह नहीं मैं सुरमाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं बाग पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली। ये लाइन बहुत सेंसिटिव है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीरन। इतनी सुंदर कविता है। वाह 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 वाह। महाराज को इससे बड़ी एग्जाम्पल और कोई नहीं। अब आप रुकिए, आखिरी बहुत जानदार मसाला बाकी है इसके बगैर। हाँ भाई, कौन सा बुकने ब्रिगेड का लास्ट आइटम क्या है? बहुत जानदार आइटम है, सुनिए आप। रुकिए विजय सर, आप सुन पा रहे हैं हमको? विजय कश्यप सर। महाराज हमारी सुरनाई के महाराज हैं। अरे वाह, वंदे मातरम। बुलाते बुलाते मुझे एक बात कहनी है कि एक तो समय है हमारे पास, और बॉलीवुड को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ। बिगेस्ट स्टार बाद में आते हैं, जैसे के राणा जी और विजय कश्यप जी। छोटे छोटे स्टार सबसे पहले आते हैं, जैसे इलारू। अब आप सुनाइए। समय की बहुत कमी है, इसलिए सबसे पहले तो मैं कोई कमी नहीं, बोलिए आराम से। पूरे देशवासियों को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आप सब लोगों ने शहीदों के बारे में, उनकी शहादत के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं। शायरों का जिक्र हुआ, कवियों का जिक्र हुआ। तो मुझे जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है उसको याद करते हुए, उसको देखते हुए एक शायर की याद आ गई, नजीर अकबराबादी। 1735 से 40 के बीच में इनका जन्म हुआ था, और किसी को पक्का नहीं पता कि कब इनका जन्म हुआ। हाँ, लेकिन इन्होंने बड़ी तवील उम्र पाई थी, करीब करीब 100 वर्ष से ज्यादा की उम्र। उसका भी किसी को पक्का पता नहीं है। 100 वर्ष में इनको कभी शायर या कवि नहीं माना गया, इनको ख्याति नहीं मिली। 20वीं शताब्दी के मध्यकाल में आकर मियां नजीर उभरे, और जब उभरे तो ऐसे उभरे कि आलोचकों के पास उनकी निष्प्रियता, धार्मिक सहिष्णुता, देश प्रेम, भ्रातृभाव, पैनी दृष्टि आदि की प्रशंसा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उन्हें तब जन कवि कहकर बुलाया गया। मतलब कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है, या कौन सा ऐसा त्योहार है, कौन सा ऐसा मतलब देवता या देवी है जिसके ऊपर इन्होंने ना लिखा हो, कौन सा शहर, कौन सी नदी, हर चीज के बारे में लिखा। तो उनके फलसफे को
ध्यान में रखते हुए मैं कुछ उनकी चीज, अभी हाल ही में जन्माष्टमी का पर्व बनाया गया, तो देखिए कि एक मुस्लिम होते हुए भी एक हिंदुओं के कृष्ण, उनके बारे में इन्होंने क्या लिखा था, छोटा सा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। तारीफ करूं अब मैं क्या क्या उस मुरली अधर बजैया की, नित सेवा कुंज फिरैया की और बन बन गौ चिरैया की, गोपाल बिहारी बनवारी दुख हरना मेहर करैया की, गिरधारी सुंदर श्याम बरन हलधर जू के भैया की, ये लीला है नंद ललन मनमोहन जसुमती छैया की, रख ध्यान सुनो दंडौत करो। वाह क्या बात है, मतलब शब्दों का चयन देखिए, ये जन कवि ही कर सकते। दंडौत यानी दंडवत प्रणाम, रख ध्यान सुनो दंडौत करो, जय बोलो किशन कन्हैया। वाह, इनकी ये सोच थी। अब इनकी और भी बहुत पहलू हैं इनकी शख्सियत के। एक पहलू बताता हूं जो इन्होंने उम्र को लेकर लिखा है, जिसमें बुढ़ापा क्या कहते हैं यारो इसे छा जाए बुढ़ापा, ऐसे जवानी के तई खाए बुढ़ापा, इशरत को मिला खाक में गम लाए बुढ़ापा, हर काम को हर बात को तरसाए बुढ़ापा। अरे वाह वाह वाह। कुछ चीज तो होता है बुरा हाय बुढ़ापा, आशिक को तो अल्लाह न दिखलाए बुढ़ापा। देखिए मतलब क्या ये जवानी में कि हम भी जवानी में बहुत इश्क के पूरे, वो कौन से गुलरूम हैं जो हमने नहीं घूरे पसीनाएं, वो कौन से गुलरूम हैं जो हमने नहीं घूरे, अब आके बुढ़ापे में किए ऐसे अधूरे, अब आके बुढ़ापे ने किए ऐसे अधूरे, पर झड़ गए दुम उड़ गई फिरते हैं लंडूरे। तो बुरा होता है हाय बुढ़ापा, आशिक को तो अल्लाह ना दिखलाए बुढ़ापा। क्या बात है, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। तीसरा सर, और वो कुछ वो एक बहुत फेमस सी, बहुत प्रसिद्ध उनकी देखिए कि अभी भूख रोटियां नारा लगा था, मतलब बहुत साल पहले, गरीबी हटाओ, लेकिन नहीं हटी। और जैसा कि गौरव ने कहा, ये हटने वाली भी नहीं है, क्योंकि इंसान का जब स्वार्थ आ जाता है तो चीजें पीछे रह जाती। नहीं नहीं, आज के दिन ऐसी बात मत करो। सर ऐसा मत बोलो सर, पॉजिटिव थिंकिंग। आशा रखता हूँ कि आने वाला बोलिए बोलिए, आने वाली जनरेशन बहुत देश के लिए योगदान करेगी। जब आदमी के पेट में आती हैं रोटियां, फूली नहीं बदन में समाती हैं रोटियां, आंखें परी रुखों से लड़ाती हैं रोटियां, परी रुखों अगेन हसीनाओं, आंखें परी रुखों से लड़ाती हैं रोटियां, सीने ऊपर भी हाथ चलाती हैं रोटियां। पूछा किसी ने ये किसी काबिल फकीर से, कामिल मतलब सदा हुआ, मजा हुआ, पहुंचा हुआ, या थैंक्स। पूछा किसी ने ये किसी कामिल फकीर से, ये मेहरो माह हक ने बनाए हैं काहे से, हक यानी कि ईश्वर खुदा। वो सुन के बोला, बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो ना चांद समझे ना सूरज है समझते, बाबा हमें तो नजर आती है रोटियां। अच्छा कश्यप, बहुत अच्छा लगा, मजेदार चटाकेदार बुकनू बन रहा है। बढ़िया बन गया भाई, थैंक यू वेरी मच। ये हम लोग सोनाई थिएटर आर्ट के मंच पर आते रहेंगे और एक एक शायर को आप लोग अलग अलग देखे रहना जी, और आप कहते रहेंगे। पर सबसे पहले मैं दो बात कहना चाहती, एक ये कि 22 तारीख को सोनाई की वुमेन ब्रिगेड श्रद्धांजलि अर्पित करने आएगी उन औरतों को, उन शहजादियों को जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में बहुत अपना सैक्रिफाइस किया। उसके साथ में थिएटर, मुंबई थिएटर गाइड
और अपने सारे सहयोगियों का धन्यवाद करती हूँ। खास तौर से कैन यू बिलीव इट, आज ये प्रोग्राम सबके लिए था, तो MM पब्लिक स्कूल के 100 बच्चे आए हैं थैंक्स टू बग्गा। और धुआ पाठक जी जो प्रिंसिपल हैं उनका भी मैं धन्यवाद करूंगी। ये 100 बच्चे अगर कुछ भी यहाँ से ले गए तो सुरनाई थिएटर एंड फोक आर्ट फाउंडेशन वो जो है वो मानेगी कि हमने आज के स्वाधीनता के इस महोत्सव को बहुत कुछ अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया। कंक्लूड करेंगे के रैना जी, क्योंकि उनसे हमने समय की पाबंदी लगा दी थी। आप जो कुछ कहना चाहते थे के जी, आप जरूर कहिए। फिर कभी कहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। कहने को तो बहुत कुछ है। मैं सिर्फ एक बात मुझे याद आती है कि स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने एक बार कहा था कि स्वतंत्रता और अपने देश को संभालना सिर्फ सैनिकों का काम नहीं है। सैनिक सिर्फ देश को संभाल नहीं सकते हैं, अपनी स्वतंत्रता को नहीं संभाल सकते हैं। देश को संभालने के लिए हर युवक को, हर देशवासी को आगे आना पड़ेगा। अपना छोटा, जो आपने कहा, चुटकी भर का जो हमारा योगदान देना पड़ेगा, तभी देश सुधरेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज के दिन हम ये प्रण कर लें कि हम अपना अपना छोटा छोटा अपना योगदान करें, इस देश को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम।